MQM को बलदियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तनाई मिलेगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कॉरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत के केस की समाअत जारी है। एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाइल में बताया कि इलेक्शन कॉरम पर MQM दरख्वास्त मुस्तरद हुई। सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय नई दरख्वास्त दायर कर दी गई। एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल मुकम्मल होने के बाद MQM वकील के दलाइल जारी हैं। MQM को बलदियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तनाई मिलेगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कॉलम और इक़दामात की कानूनी हैसियत के केस की समाअत जारी है। एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाइल में बताया कि इलेक्शन कॉरम पर MQM दरख्वास्त मुस्तरद हुई। सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय नई दरख्वास्त दायर कर दी गई। एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल मुकम्मल होने के बाद MQM वकील के दलाइल जारी हैं। आपको बताएं कि MQM को बलदियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तनाई मिलेगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कॉरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत के केस की समाअत इस वक्त जारी है। एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाइल में बताया है कि इलेक्शन कॉरम पर MQM दरख्वास्त मुस्तरद हुई। सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय नई दरख्वास्त दायर कर दी गई। एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल मुकम्मल होने के बाद MQM वकील के दलाइल जारी हैं। जी बिल्कुल, हतमी फैसला होने तक बलदियाती इंतखाबात रोकने से मुतल्लिक MQM की हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त है। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर अदालत में पेश हुए। MQM वकील तारिक मंसूर भी अदालत में मौजूद हैं, पेश हैं और हसन अकबर ने दलाइल देने शुरू कर दिए हैं। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि समाअत इस वक्त जारी है। अब देखना होगा कि MQM को बलदियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तनाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कॉरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत के केस की समाअत इस वक्त जारी है। और दूसरी जानब एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाइल में बताया है कि इलेक्शन कॉरम पर MQM दरख्वास्त मुस्तरद हुई। सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय नई दरख्वास्त दायर कर दी गई। एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल मुकम्मल होने के बाद MQM वकील के दलाइल इस वक्त जारी हैं। MQM को बलदियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तनाई मिलेगा या नहीं, फैसला कुछ देर बाद होगा। समाअत इस वक्त जारी है। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कॉरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत का ये मामला है जिस पर समाअत हो रही है। हतमी फैसला होने तक बलदियाती इंतखाबात रोकने से मुतल्लिक MQM का हुक्म इम्तनाई दरख्वास्त है। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर अदालत में पेश हैं और MQM वकील तारिक मंसूर भी अदालत में पेश है। हसन अकबर दलाइल देने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त समाअत जो है वो जारी है। जी, दूसरी तरफ आपको बताएं कि बलदियाती इंतखाबात में सिर्फ एक रोज़ अब बाकी रह गया है जिस पर MQM को बलदियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तनाई मिलेगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कॉरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत के केस की समाअत इस वक्त जारी है। एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाइल में बताया है कि इलेक्शन कॉरम पर MQM दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय नई दरख्वास्त दायर कर दी गई। एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल मुकम्मल होने के बाद MQM वकील के दलाइल इस वक्त जारी हैं। आपको बता रहे हैं कि बलदियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तनाई मिलेगा या नहीं। MQM को इस पर दलाइल भी जारी हैं और इस वक्त समाअत भी जारी है। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कॉरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत का ये मामला है। हतमी फैसला होने तक बलदियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक MQM हुक्म इम्तनाई दरख्वास्त इस वक्त जारी है। ये भी फैसला होगा कि उनको हुक्म इम्तनाई मिलेगा या नहीं। बलदियाती इंतखाबात के हवाले से MQM का ये मौक़िफ़ है कि हल्का बंदियाँ करवाई जाएँ और पुरानी मरदमशुमारी पर ये इंतखाबात ना हो, तो इस पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और अब एक रोज़ बाकी रह गया है जिस पर अब दोबारा इन्होंने दरख्वास्त दायर की है और अभी ये देखना है, इस वक्त समाअत जारी है कि क्या फ़ैसला सामने आता है। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर अदालत में पेश हुए हैं और MQM वकील तारिक मंसूर भी अदालत में पेश हुए हैं और हसन अकबर ने इस वक्त दलाइल देने शुरू कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि MQM को बलदियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तनाई मिलेगा या नहीं, ये आज फैसला होगा। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने MQM के इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कॉरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया था, जिसके बाद MQM की जानिब से फौरी दरख्वास्त से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर आज समाअत हो रही है। अब आपको बताएं कि बलदियाती इंतखाबात में सिर्फ एक रोज़ बाकी। MQM की आज फिर अहम बैठक होगी। इजलास के बाद आज शाम खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM के तीनों धड़े एक होने का ऐलान भी करेंगे। बिल्कुल, अपने नाजरीन को आगाह करें, बलदियाती इंतखाबात में सिर्फ एक रोज़ बाकी है। MQM की आज फिर अहम बैठक होगी। इजलास के बाद आज शाम खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़।
जी देखिए, बलदियाती इंतखाबात के हवाले से कराची में काफ़ी अहम डेवलपमेंट है। मैं अगर एमक्यूएम की बात करूं तो आज एमक्यूएम का भी इंतहाई अहम दिन है और एमक्यूएम के जो काफ़ी अरसे से तीन धड़ों को यकजा करने की बात हो रही थी, उसको आज अमली जामा पहनाया जा रहा है। आज शाम को बहादुराबाद मरकज़ पे एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी और एमक्यूएम बहाली कमेटी का एक अहम इजलास है और इस इजलास के बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल आज शाम को बहादुराबाद से मुत्तसिल पार्क में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये तीनों रहनुमा एमक्यूएम को मुत्तहद करने का ऐलान करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल अपनी पार्टियां ख़त्म करके एमक्यूएम में शामिल हो जाएंगे। एक तो अहम ख़बर ये है एमक्यूएम के हवाले से, लेकिन और इससे कबल ये रहनुमा यानी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और उसके साथी मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और उनके साथी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल बहादुराबाद मरकज़ पहुँचेंगे। एक इनका मुश्तरका इजलास भी होगा और इस इजलास में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से बातचीत होगी। एमक्यूएम के ज़राए बता रहे हैं कि एमक्यूएम के अंदर बलदियाती इंतखाबात के बाइकाट पर इख्तिलाफ राय मौजूद है। कुछ रहनुमाओं का ख्याल है कि बलदियाती इलेक्शन का बाइकाट किया जाए, जबकि कुछ रहनुमा, कई अहम रहनुमा बलदियाती इंतखाबात के बाइकाट की मुखालफत कर रहे हैं। तो ये फ़ैसला भी आज शाम को इनको करना है। अब चूँकि मुश्तरका ऐलान भी होगा, इंज़माम भी हो जाएगा, तीनों जमातें एक भी हो जाएंगी, एमक्यूएम अपनी पुरानी पोजीशन पर भी आ जाएगा। आपको याद होगा कि जब 2016 में एमक्यूएम की तकसीम हुई थी, जब एमक्यूएम का नया एक फिनोमेना शुरू हुआ था, तो ये तीन अलग अलग ग्रुप बने थे, लेकिन अब दोबारा ये एक हो रहे हैं। दोबारा जो है 2015 वाली एमक्यूएम वापस हो रही है। तो जाहिर है कि एमक्यूएम की एक सियासी ताकत बनेगी। उस सियासी ताकत को मद्देनज़र रख के गुज़श्ता रोज़ एक जलसा भी किया गया था और आज इस जलसे के फॉलो अप में इन तीनों जमातों का इंज़माम हो रहा है। इंज़माम क्या, बल्कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। उसके बाद फिर उनको एमक्यूएम पाकिस्तान का ओहदेदार बनाया जाएगा या बाद में जो कुछ भी होगा, लेकिन ये शमूलियत हो रही है। एक इतला ये भी है कि इन रहनुमाओं को एमक्यूएम का डिप्टी कन्वीनर बनाया जाएगा या सीनियर डिप्टी कन्वीनर, इस तरह की बातें भी सुन रहे हैं। लेकिन बहरहाल बलदियाती इलेक्शन के हवाले से अहम बात यह है कि एमक्यूएम के धड़े एक हो रहे हैं और आज शाम बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने या न लेने के हवाले से ये तीनों मिलकर एक अहम ऐलान करेंगे। जी, आज जमाली अपडेट करे थे। कराची की ताजर बरादरी का सब्र जवाब दे गया है। टिम्बर मार्केट के ताजरों का एलसीज ना खुलने के खिलाफ टिम्बर मार्केट में अनोखा एहतजाज सामने आया है। गदा गाड़ी पर सवार ताजर बैंकों में ताले देने पहुंच गए हैं। तफसीलात जानेंगे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, कराची के ताजिर हैं जो कि कई रोज से हुकूमत से और स्टेट बैंक से ये मुतालबा कर रहे थे कि एलसीज ना खुलने की वजह से कारोबारी सरगर्मियां जो है वो मुतासिर है। लेकिन आज टिम्बर मार्केट के ये ताजिर हैं जिनकी जानिब से एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त रैली की सूरत में कराची टिम्बर मार्केट की जो ताजिर हैं वो स्टेट बैंक की तरफ जो है वो रवा दवा है। इससे कबल टिम्बर मार्केट में जो मौजूद बैंक हैं वहाँ बैंकों के बाहर ताजरों की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया, जिसमें गदा गाड़ियों पर सवार होकर ताजरों की जानिब से जो बैंकों के मैनेजर्स हैं उनको अपनी दुकानों के ताले समेत जो बैंक मैनेजर्स हैं उनको भी ताले दिए गए और ये कहा गया कि अगर बैंकों में डॉलर मौजूद नहीं है और कारोबार करने की लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको नहीं दिया जाएगी इजाज़त, तो ऐसे बैंक्स को जो है वो रखने की उसमें स्टेट बैंक की जो लॉजिक है वो भी समझ में नहीं आती है। और ये वहाँ पे शदीद नारेबाजी बैंकों के बाहर जो की गई है और अपना मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक के एलसीज नहीं खोली जाएंगी उस वक्त तक जो ताजिर बरादरी है कराची की वो अपना एहतजाज जारी रखेगी। ठीक है हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सिंध हाई कोर्ट ने एमक्यूएम के हुक्म इम्तनाई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, कुछ देर पहले समाअत जो थी वो जारी थी, दलाइल मुकम्मल किए जा रहे थे,
ताहम फैसला सामने आ गया है। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है। सिंध हाई कोर्ट ने MQM की हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आपको बताएं कि MQM को बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तनाई मिलेगा या नहीं, अब से कुछ देर पहले फैसला होना था, जो कि अब फैसला आ गया है। बड़ा फैसला है कि सिंध हाई कोर्ट ने MQM की हुक्म इम्तनाई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इससे कबल दलाइल जारी थे। एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाइल में बताया कि इलेक्शन कॉरम पर MQM दरख्वास्त मुस्तरद हुई, सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय नई दरख्वास्त दायर कर दी गई। एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल मुकम्मल होने के बाद MQM के वकील के दलाइल भी जारी थे और अब ये बड़ा फैसला सामने आया है कि सिंध हाई कोर्ट ने MQM की हुक्म इब्तदाई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सबसे बड़ी खबर है कि ये सिंध हाई कोर्ट ने MQM की हुक्म इम्तनाई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मजीद बात करेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, MQM पाकिस्तान की बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तनाई से मुतालिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। इस तरीके से जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, अब लगता यूँ है कि अब तक की जो अदालती हुक्मनामे हैं और का फैसला है वो 15 जनवरी को होंगे। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ों और जस्टिस अदनानुल करीम पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने एडवोकेट जनरल सिंध और MQM के वकील तारिक मंसूर एडवोकेट के दलाइल सुने। MQM के वकील तारिक मंसूर ने अपने दलाइल में ये कहा कि ये एक गैर आईनी अमल होगा, क्योंकि 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन का कॉरम है, जो कि नोटिफिकेशन और शेड्यूल जारी हुए उसमें 3 मेंबरान शामिल थे और बाकी मौजूद नहीं थे। तो इस तरीके से जितने भी नोटिफिकेशन हुए हैं वो गैर कानूनी करार पाते हैं। जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ा ने कहा, तो आप ये चाहते हैं कि जो सिंध में फेज 1 में इलेक्शन हुए हैं, क्या वो भी गैर कानूनी करार दे दिए जाए? उस पर उनका ये कहना था कि आइन और कानून तो यही कहता है कि तमाम तर जो भी बल्दियाती इंतखाबात मुल्क भर के अंदर हुए हैं वो तमाम तर गैर कानूनी करार पाएंगे। तमाम एडवोकेट जनरल सिंध ने ये कहा कि जो MQM ने सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो आइनी दरखास्तें दायर की थी उन पर फैसले जारी हो चुके हैं और अदालतें MQM की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर चुकी हैं, जिस पर MQM के वकील का कहना था कि कॉरम से मुतालिक उनकी कोई भी दरखास्त किसी भी फॉरम पर नहीं सुनी गई और ये पहली दरखास्त है और ये तकरीबन 6 माह से ज़ेर समाअत है। लिहाजा उनकी ये सदा है कि हुक्म इम्तनाई पर फैसला जारी किया जाए। ताहम अदालत ने तवील दलाइल सुनने के बाद जो MQM की दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी है, जो कि सिर्फ हुक्म इम्तनाई से मुतालिक थी। और जो एक आईनी दरखास्त है उस पर अदालत ने कहा है कि उस पर दलाइल भी जारी रहेंगे और उस पर बाद में फैसला किया जाएगा। ठीक है बिलाल, ये बताइएगा कि जिस तरह से ये फैसला आ रहा है, बल्दियाती इंतखाबात में कल का रोज़ है, 15 को इलेक्शन है, तो MQM भी बाजिद है अपनी ज़िद पर और MQM अब यहाँ से भी मुस्तरद हो गई है उनकी दरख्वास्त। तो अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसकी कार्रवाई कितनी देर में मुकम्मल होगी, उसके हवाले से भी बताइएगा। देखिए, 2014 के अंदर भी ये सिचुएशन पैदा हुई थी और उस वक्त भी जो इलेक्शन मुलतवी हुए थे 2 से 3 रोज पहले हुए थे और MQM के वकील तारिक मंसूर का ये कहना है कि सिंध हाई कोर्ट का जो आज का ऑर्डर है वो इस मामले को, चूंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक दरखास्त कल जब इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा हुआ था तो उसमें भी बल्दियाती इंतखाबात रोकने की बराह रास्त इस्तदा की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो उन्होंने दरखास्त जमा कराई है उस पर बल्दियाती इंतखाबात को रोक सकता है, क्योंकि ये गैर आइनी और गैर कानूनी इंतखाबात होंगे। अब उनके पास से एक ही ऑप्शन है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इस सिलसिले में MQM के वकील ये कह रहे हैं कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी लेके जाएंगे और वहाँ भी यही दलाइल रखेंगे, क्योंकि 5 अरब रुपए बल्दियाती इंतखाबात में मुल्क भर में जो खर्च होंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाद में जब ये इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे और उसको गैर कानूनी करार देते हैं तो इस तरीके से जो कौमी खजाने का जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो उनका यही कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है और जो नोटिफिकेशन है वो एक ऐसे कॉरम ने किए हैं जो कि एक गैर कानूनी और नामुकम्मल था। लिहाजा उनकी सदा आखिर में ये भी रही कि उनका ये कहना था कि वो ये समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आने वाले दिनों के अंदर जब बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं और उसके बाद फिर इसको गैर कानूनी करार देंगे तो इससे मुल्की खजाने को एक भारी नुकसान होगा और फिर दोबारा से एक आईनी तरीके से पर्पस शुरू होगा और उसके तहत बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। ताहम अदालत ने उनसे इत्तफाक नहीं किया और उनकी दरख्वास्त जो हुक्म इम्तनाई से मुतालिक थी उसको मुस्तरद कर दिया। मुल्की खजाने को तो नुकसान होगा ही, जाहिर बात है, बैलेट पेपर्स वगैरह सब कुछ छप गए हैं। तो बिलाल ये भी बताइएगा कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ फैसला देती है तो उसको कितना वक्त दरकार होगा और एक दिन कबल क्या ये मुमकिन है कि इंतखाबात मुलतवी हो जाए?
जी देखिए, ये नज़ीरें रही हैं माजी के अंदर, ना सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात हो या दीगर इश्यूज भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चंद घंटों पहले भी किसी भी अमल को रोक सकती है हुक्म इम्तनाई की किसी भी दरख्वास्त के ऊपर, और माजी के अंदर इसकी नज़ीरें मौजूद हैं। और अब एमक्यूएम के पास चूंकि अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, तो हफ्ते से पहले का वक्त है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एमक्यूएम पाकिस्तान रजू कर लेती है बल्दियाती इंतखाबात रोकवाने के लिए, तो उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। ताहम ये देखना और ये मुनहसर होगा सुप्रीम कोर्ट पर कि वो इम्तनाई की दरख्वास्त पर क्या फैसला जारी करती है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त अपने मौके पर कायम है, और उनका ये कहना है कि जो अगर ये बल्दियाती इंतखाबात कराए जाते हैं तो ये गैर मुनसिफाना होंगे, गैर आइनी और गैर कानूनी होंगे। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उनसे इत्तफाक नहीं किया और उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। लेकिन एमक्यूएम के वकील का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन उनके पास मौजूद है। एमक्यूएम का कहना है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो वह गैर कानूनी होंगे, गैर आइनी होंगे। बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गर्द आलूद तेज़ हवाओं के बायस आलूदगी में भी इजाफा हो गया है। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची पहले नंबर पर आ गया है। आइंदा दिनों में शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। बिल्कुल, कराची जो है वो इस वक्त शदीद आलूदगी की लपेट में है। उसकी वजह यह है कि मगरबी सिंध से जो चलने वाली गर्द आलूद हवाएं हैं, उन्होंने शहरियों को, कराची को अपनी लपेट में ले रखा है, और जिसकी वजह से इस वक्त शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। और मुसलसल जो फ़ज़ा में आलूदगी के ज़रात हैं उनकी तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। सुबह जो आलूदगी के ज़रात की तादाद 357 थी, वो अब बढ़कर 384 हो चुकी है, जो कि ख़तरनाक हद तक मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। महकमा मौसमियात ने ये बताया है कि जो हवा का सिलसिला है, मगरबी सिंध से जो हवाएं, गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, वो उनकी रफ्तार थोड़ी देर में मज़ीद बढ़ भी जाएगी, और वक्त के साथ साथ इसकी रफ्तार तकरीबन 20 से 25 नॉटिकल माइल हो जाएगी। इस वक्त भी शहर में तकरीबन 14 से 15 नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और ये गर्द आलूद हवाएं गुज़श्ता रोज़ से शहर में डेरा डाले हुए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त शहर आलूदा तरीन हो चुका है। यही वजह है कि जो हद निगाह है वो भी सिर्फ 1 किलोमीटर तक रह गई है। दूर दूर तक यही आलूदगी जो है वो देखने को मिल रही है। कोई भी चीज़ जो है वो सही तरीके से वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रही है। शहरी ख़ास तौर पर जो है वो मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो आलूदा हवाएं हैं या मगरबी सिंध से जो हवाएं चल रही हैं, ये आइंदा 3 रोज़ तक शहर में डेरा डाले रखेंगी, क्योंकि जो शहर में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है उसकी वजह यही मगरबी हवाएं हैं, जिन्होंने पहले बलूचिस्तान का रुख किया और अब ये कराची में पहुंच चुकी हैं। ये हवाएं जो हैं 3 रोज़ तक कराची वालों को बर्दाश्त करना होंगी। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा, आलूदगी में भी इजाफा देखने में आएगा, जो कि हमारे कराची वालों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुज़र जो है वो साबित होता है। 2 रोज़ तक तो खासी बेहतरी रही इस आलूदगी में, लेकिन आज एकदम से आलूदगी ने करवट ली है और बुरे तरीके से कराची वालों को जो है मुतासिर करना शुरू कर दिया है। मेरे बैग पर भी आप मंजर देख सकते होंगे, बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। यही वजह है कि कराची वाले आज जो है वो मास्क का ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा जा रहा है कुछ लोग हेलमेट का यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह हमें अपडेट करने की बहुत शुक्रिया। शहर भर में लगाए गए बिलबोर्ड्स शहरियों के लिए खतरा बन गए। तेज़ हवाओं ने खतरे की घंटी बजा दी है। शहरियों का कहना है कि तेज़ हवाओं से बिलबोर्ड्स गिरने से कई हादसात रूनुमा हुए हैं। आपको बताएं कि शहर भर में लगाए गए बिलबोर्ड्स शहरियों के लिए खतरा बन गए हैं। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा रोहा फातिमा से। रोहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हवा जो है वो 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो यही हवा है जो कि मुख्तलिफ शाहराहों पर लगे बिलबोर्ड्स जो हैं इसकी वजह से गिर जाते हैं, जो कि जिसके बाइस लोग हादसे का शिकार होते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि कभी उनके साथ कोई हादसा पेश आया या वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये देखें इतनी तेज़ हवाएं जो चल रही हैं, ये बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स ये जानलेवा हैं। ख़ासकर जो बहुत बड़ी शाहराएँ हैं इस पे देखें इतना रश है, और बाइक्स वाले हजरात बहुत बड़ी तादाद में देखे जा सकते हैं। तो पहले भी जो बारिश में ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसकी वजह से लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन फिर भी मतलब इसके ऊपर कोई काम नहीं करती हमारी गवर्नमेंट। मतलब सेफ्टी के लिए और भी कोई काम नहीं होता। तो ये तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही ख़तरे की बात है कि बड़ी शाहराहों पे ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हटते भी हैं और फिर आ जाते हैं, तो मतलब देखें ना, एक गैर कानूनी भी हैं ये। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सोचना चाहिए।
ये नहीं। बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं वो शहरियों के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर भी किया गया था कि बिल बोर्ड्स को हटाया जाए। ऐसे बिल बोर्ड्स जो कि हादसे का बायस बन सकते हैं, तो ऐसे बिल बोर्ड्स को हटाया जाए, लेकिन अब तक ताहाल उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं किया है। शहरियों का यही कहना है कि अब जो बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं इनको जल्द अज जल्द उतारा जाए, ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये मज़ीद किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। जी, अब आपको बताएं कि शहर कायद की ताजिर बरादरी बाजार जल्द बंद करने की मुखालिफ है, मगर कुछ ताजिर हुकूमत के साथ भी हैं। बर्तन बाजार बोल्टन मार्केट के ताजिरों ने तवानाई बचत प्लान पर हुकूमत के फैसलों की हिमायत कर दी है। मज़ीद बताएंगे काविश। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद के लिए रात 8:30 बजे मार्केटें बंद करने की तजवीज़ दी, तो शहर की मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जावेद शेख साहब, बर्तन गली के प्रेसिडेंट हैं। सर बताएं, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? आप 8:30 बजे मार्केटें बंद करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये एक मुनासिब है और ये टाइमिंग जो है बिल्कुल मुनासिब टाइम है, और हुकूमत ने अगर ये ऐलान किया है तो इस पर हमें ताउन करना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत सारे जो हमारे ताजिर रहनुमा हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, मुखालफत जो है ना वो किसी ऐसी चीज़ की जाती है जिसको हम ना कर सकें, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे फ़ायदे में है, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखनी चाहिए कि ये चीज़ें आवाम के भी मुफाद में हैं। आप ये बताएं कि सुबह लोग उठते हैं और अगर कोई मार्केट 3 बजे खुलती है तो वो 5-6 घंटे तक तो बैठे रहेंगे उस मार्केट में जाने के लिए, वो ख़रीदारी नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो सुबह के टाइम मार्केटें जल्द खुल जाएं, दिन की रोशनी से फ़ायदा उठाया जाए और शाम को जल्दी बंद कर लिया जाए, तो इससे दुकानदार जो हजरात हैं उनके लिए भी आराम है और हमारे जो ख़ास तौर पे जो आवाम हैं उनके लिए बड़ी सहूलत है। हाँ, ये और बात है कि बैठ के टेबल टॉक हो जाए, कुछ बातें हम हुकूमत की मान लें, कुछ अपनी मान लें, इसी तरह मामलात को चलाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो तजवीज़ गवर्नमेंट ने दी है 8:30 बजे की, बहुत मुनासिब है। इस पर अमल दरामद होना चाहिए और मैं ख़ास तौर पे हुकूमत से कहता हूँ कि इस पर अमल दरामद कराए। बिल्कुल, इस सिलसिले में जो बर्तन बाज़ार के प्रेसिडेंट हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने जो 8:30 बजे मार्केटें बंद करने की तजवीज़ दी है उस पर हम मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इन मुश्किल हालात से निकालने में ताजिर बरादरी हुकूमत के साथ खड़ी है। जी, सिंध सरकार ने सर्विसेज अस्पताल कराची के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती वैक्सीनेटर्स की मुलाजमत मुद्दत में मजीद 90 रोज़ की तौसीह कर दी है। महकमा सेहत सिंध ने मंजूरी देने के बाद MS सिविल अस्पताल को ख़त अरसाल कर दिया है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा ख़त में क्या कहा गया है? सरकार ने जो है सर्विस अस्पताल कराची में कोरोना वबा से निपटने के लिए भर्ती किए जाने वाले वैक्सीनेटर्स की मुलाजमत मुद्दत में मजीद 3 माह की तोसी कर दी है। इस हवाले से महकमा सेहत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर इस अमल की मंजूरी दे दी है कि इन तमाम तर जो कोरोना के दौरान भर्ती मुलाजमिन हैं कॉन्टीजेंसी की बुनियाद पर इनकी मुलाजमत मुद्दत में मजीद 3 माह की तोसी की जाए। इस हवाले से महकमा सेहत के सेक्शन अफसर मीर हसन बम्बरों की जनाब से सिविल अस्पताल के MS को एक खत लिखकर उनको हिदायत कर दी गई। इस पर पूरी तौर पर अमल दरामद किया जाए और इन मुलाजमिन की मुलाजमत मुद्दत में मजीद तोसी कर दी जाए। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद में कदीम माहिगिरों की बस्ती चश्मा गोट में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। डिस्पेंसरी गैर फाल हो चुकी है, ना तो दवाइयाँ मौजूद हैं और ना ही दवा देने वाला है कोई। मजीद बताएंगी राबिया अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर कायद में वाक़ रेहड़ी गोट में, जहाँ के अंदर एक कदीम जो है गोट कहलाता है, वो चश्मा गोट कहलाता है और ये माहीगीरों की कदीम बस्ती और यहाँ पर सेहत की जो सहूलियात है उसका फुकदान है। मैं आपको यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक डिस्पेंसरी में, जहाँ की मैं आपको हालत दिखा सकूँ कि यहाँ की जो डिस्पेंसरी है उसकी हालत इस कदर खस्ता हाली का शिकार है। माहीगीर की फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर रहती हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी सहूलत, सेहत की जो सहूलत है यहाँ पर मैसर नहीं है। मेरे कैमरामैन वक्कास लोधी आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है कमरा आप देख सकें तो खाली शेल्फ वगैरह पड़े हुए, यहाँ पर कोई दवाइयाँ वगैरह मौजूद नहीं है, कोई भी यहाँ पर डॉक्टर वगैरह मौजूद नहीं है। हमारे मौजूद है यहाँ के इलाका मकीन, इनसे बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर है, सेहत के हवाले से यहाँ पर बताइएगा कि कितनी डिस्पेंसरीज हैं यहाँ पर और
क्या कोई यहाँ पे जो है डॉक्टर्स वगैरह आते हैं या नहीं आते? देखो ये इलाका है माइग्रों की कदीम बस्ती है चश्मा कोट। यहाँ पे सिर्फ ये डिस्पेंसरी तक 3 से 4 डिस्पेंसरी है, उनमें से जो ना ये वाइल्ड चश्मा कोट की जो डिस्पेंसरी है वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। और आप यहाँ पे खुद देख रहे हो ना यहाँ पे कोई डॉक्टर है ना कोई इस तरह की जो ना सही तरह को इमरजेंसी की दवाएं रखी हुई हैं। और ये हॉस्पिटल जो है डिस्पेंसरी है बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, किस वक्त भी ये गिर सकती है। हो सके जो बड़ा इसके साथ हादसा भी हो सकता है, उनके जो चौकीदार रहते हैं या अचानक गिर गई तो इसके अलावा देखो ये माहीगीरों की कदीम बस्ती है। देखो यहाँ पे खुदा ना खास्ता रात को कोई ऐसी इमरजेंसी वगैरह होती है तो ये कहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ जो है हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर सेहत की सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर जो डिस्पेंसरीज कायम है 10,000 के करीब जो है यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि इतने गरीब लोग हैं कि कोई भी यहाँ से गाड़ियाँ या कुछ भी ऐसा करके यहाँ पर ना जिना अस्पताल जा सकते हैं ना किसी बड़े अस्पताल जा सकते हैं। यहाँ पर इनकी यही अपील है कि इन डिस्पेंसरियों को खुलाया जाए ताकि जो है यहाँ की जो आवाम है वो इसके सहूलत से इस्तिफादा हासिल कर सके। जी, कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम 23 जनवरी से शुरू होगी। तिबी माहिरीन का कहना है कि पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जो बच्चे को जिंदगी भर के लिए माजूर कर देती है। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलाएं। तफसीलात जानेंगे इरफान अब्बासी से। आज ही बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कराची शहर के अंदर पोलियो का कोई भी जो कैसे वो गुज़िश्ता कई सालों से रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर जो गुज़िश्ता साल 20 केसेस रिपोर्ट हुए थे उससे ज़रूर तिब्बी माहिरीन परेशानी का शिकार नज़र आते हैं। और उनका कहना है कि ये इंतहाई मुज़ी बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे ज़रूर पिलाएँ। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर मौजूद हूँ और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर 3 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जिनको पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। और ये जो कैंपेन है ये 23 जनवरी से शुरू होगी। मेरे साथ डॉक्टर उज़ैर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि बीमारी कितनी ख़तरनाक है, टीमें कितनी तश्कील दी गई हैं और क्या क्या तैयारियाँ? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उज़ैर फ़ारूकी है, मैं असिस्टेंट DHO EPIN पोलियो हूँ। देखें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमारे पास 3,62,000 बच्चे जो है वो हमारा अंडर 5 का जो टारगेट है वो हमारे पास है। और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बिलखुसूस आपको पता है कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो दूसरे प्रोविंसेस से हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना इस सीज़न में हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर मैं पिछले राउंड की बात करूं तो हमारे पास 3,62,000 का टारगेट था, लेकिन हमने 4 लाख बच्चे जो है ना वो वैक्सीनेट किए थे। तो पोलियो के हवाले से मैं बताता चलूं कि लोग थोड़ा सा इसको जो है ना वो लाइट लेते हैं, लेकिन पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि सारी ज़िंदगी बच्चे को माजूर कर देती है। तो सिर्फ 2 कतरे आपने पिलाने हैं और अपने बच्चे को माजूरी से बचाना है। यही हमारा जो है ना वो मुहिम का मकसद है और यही हमारे लिए कम्युनिटी का जो है ना वो मकसद है कि हमें अपने बच्चों को माजूरी से बचाना है, जिसकी वजह से हम कैंपेन्स करते हैं और आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि बार बार हर महीने अपने बच्चों को 2 कतरे पिलाएं और अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं। बिल्कुल जी, टीम आपके घर पे आए तो आप उस टीम के साथ ताउन करें। ख़ास तौर पर आपके जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनको पोलियो से बचाव की वैक्सीन ज़रूर पिलाएं, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये आपके बच्चे को माजूरी से बचा सकती है। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को ये बीमारी हो जाए तो ये किसी भी सूरत में उसका ठीक होना मुमकिन नहीं होता। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके से महकमा सेहत सिंध संजीदा है, इसी तरीके से पब्लिक भी संजीदगी का मुजाहरा करे और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन ज़रूर पिलाए। जी, कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी ने जराइम पेशा नासर की मौजूदगी की इत्तला पर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। गुलिस्तान जौहर में पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया। थाना जमशेद क्वार्टर की हदूद उस्मानिया कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में रात गए कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली गई। कॉम्बिंग ऑपरेशन में रेंजर्स और पुलिस की नफरी के हमरा खवातीन सर्चर भी मौजूद थीं। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मशकूक अफराद को चेक किया गया मगर कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 कामरान चौरंगी के करीब पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवार अफराद को रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे को आवाम ने पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब बिजली के तार चोरी करते हुए करंट लगने से एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। अब आपको बताएं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियों का मामला वाइस चांसलर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड वाइस चांसलर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से जवाब तलब कर लिया। मज़ीद जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल,
बिलाल, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भर्तियों का मामला है। वाइस चांसलर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स वाइस चांसलर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया है 14 फरवरी के लिए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि नवंबर 2021 को अदालत ने एक हुक्म इम्तनाई जारी किया था और ये कहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां ना की जाएं, लेकिन इसके बावजूद मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भर्ती कर लिया गया है, जिसके तौहीन अदालत के मुताबिक है। आज अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल जूनियर डिफेंस कैंप्स की जानिब से स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया जा रहा है। बच्चों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ कैटेगरीज की रेस में हिस्सा ले रही है। आपको बताएं कि फाउंडेशन पब्लिक स्कूल जूनियर डिफेंस कैंपस की जानिब से स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद। जी, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल जूनियर डिफेंस कैंपस की जानिब से मोइन खान एकेडमी में स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया है, जिसमें 1 क्लास से लेकर 7 क्लास तक के बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ एथलीट्स के गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ एंगल्स मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की जो रेसेस हैं उसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जो है जूनियर डिफेंस कैंपस की प्रिंसिपल, हम इनसे बात करते हैं। मैम, मुझे बताइएगा, एक ज़बरदस्त किस्म का स्पोर्ट्स डे आज रखा गया है आपके कैंपस की जानिब से, जिसमें बच्चों के वालिदैन भी जो है हिस्सा ले रहे हैं और अपने बच्चों को देख रहे हैं वो किस तरीके से जो एथलीट के जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के जो गेम्स होते हैं जिसमें रेसेस में बच्चे पार्ट ले रहे हैं। तो क्या समझती हैं इनकी जो फिज़िकली एक्टिविटी है, फ़िज़िकल इनको मेंटेन रहने के लिए ये इवेंट आप लोग हर साल कराते हैं, तो बच्चे इससे मज़ीद कितना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और बच्चे इसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो है वो हम लोग खाली स्टडीज़ पे फोकस नहीं करते, बच्चों का मेंटल वेलबींग, फ़िज़िकल वेलबींग भी हमारा जो है वो एजेंडा होता है और इसीलिए हम लोग हर साल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये पहली दफ़ा है कोविड के बाद जो हमने ग्रैंड स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज़ किया है अपने कैंपस में, और पेरेंट्स और बच्चे दोनों बहुत खुश हैं बिकॉज आफ्टर गैप ऑफ 3 years इट हैज़ टेकन प्लेस। और हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को 360 डिग्री एंगल की लर्निंग दें और स्पोर्ट्स जो है वो उसका एक एस्पेक्ट है। बिल्कुल, ये मेरे साथ मौजूद थी जूनियर डिफेंस कैंपस की प्रिंसिपल, और उनका ये कहना है कि बच्चों को फिज़िकली और मेंटली तौर पर रखने के लिए जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए स्पोर्ट्स डे का इनेकाद जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ रेसेस थी जिनमें जो है सिंगल रेसेस थी, 100 मीटर रेसेस थी, सर्कल रेसेस थी और दीगर रेसेस में जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन आने वाले बच्चों को जो है वो मेडल्स दिए गए हैं। जी।